चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली बार कांग्रेस की स्थापना वाला किया था, शुरू कर दिया था ना 1885। हाँ, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम, इन दोनों का जो है ज़बरदस्त योगदान है उसमें। और बाकी कांग्रेस की स्थापना के लिए मैंने आपको कहा था कि बाकी आप बिपिन चंद्रा में से कुछ पढ़े ना पढ़ें, लेकिन आप कांग्रेस की स्थापना वहाँ से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया है उन्होंने। और थोड़े से नेताओं के नाम अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो एक इम्प्रेशन जाता है, और आप नेताओं के नाम जितने ज़्यादा आप लिख सकें, क्योंकि 20 नेताओं के नाम, 20 लीडर्स कम से कम कांग्रेस के ऐसे हैं जिनका स्थापना में योगदान है, जो सबसे। और चूँकि सभी तरह की क्रांति का केंद्र उस समय में बंगाल था, तो बंगाल से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं का है। तो कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, और एक संस्कृत कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल का संस्कृत कॉलेज, जहाँ पहला अधिवेशन हुआ था। और सबसे पहले उसको वकीलों की संस्था ही माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें वकील थे। और आप अगर उनके नाम देखना चाहें तो उसमें दादा भाई नौरोजी से लेकर के WC बनर्जी और दीन शाह वाचा और फिरोज शाह मेहता और ऐसे नाम आपको मिलेंगे। कुछ सालों के बाद में आपको यहाँ पर 2 वर्ग खड़े होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज मेरे को आपको बहुत आगे तक ले जाना है, क्योंकि इसके बाद एक क्लास और लेंगे और हम मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करके फिर हम लोग पॉलिटी में चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे। तो कांग्रेस में जो 2 वर्ग खड़े हुए थे, मॉडरेट्स की बात करते हैं हम लोग, और एक एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं। इन दोनों की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जहां हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं कि कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है और एक तरफ नक्सलिज्म है, तो जब हम आर्म्ड रिबेल की बात करने लग जाते हैं कि कोई अगर सशस्त्र विद्रोह करने लगता है, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा को, अभी राष्ट्रवाद की विचारधारा नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के यदि कोई हथियार उठा लेता है तो हमने उनको क्रांतिकारी कहा है। और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के यदि कोई बहस करता है, मुद्दे रखता है और घेरता है गवर्नमेंट को, तो उसको हमने एक्सट्रीमिस्ट कहा है। और राष्ट्रवाद की विचारधारा तो उसके अंदर है, लेकिन वो दया याचना करता है, निवेदन करता है, प्रेयर पिटिशन और ये वाली जो अपना तरीका इस्तेमाल करता है, उनको हमने मॉडरेट्स कहा है। तो यहाँ तीनों विचारधारा के लोग आपको पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में मिलेंगे, खास करके कांग्रेस की स्थापना के बाद में। एक दूसरा वर्ग वो मिलेगा जो इस आंदोलन को, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप नहीं देना चाहता, वो कम्युनल रूप देना चाहता है, रीजनल रूप देना चाहता है, वो उसको क्षेत्रीय बना के रखना चाहता है, कम्युनल बना के रखना चाहता है। और वो जो सांप्रदायिक रूप है वो है सर सैयद अहमद खां वाला गुट है पूरा। और सर सैयद अहमद खां का जो विचार है वो अगर आप उसका बीज देखेंगे तो वो शाह वली उल्लाह में मिलेगा। सर सैयद अहमद खां जो शिष्य हैं वो शाह वली उल्लाह के हैं, और उनका मानना था कि चूँकि भारत में जो मुसलमान हैं वो बाहर से आए हैं, और बाहर से आने के का वो इंडिया के मुसलमान, जो इंडिया के जो मुसलमान हैं, यानी यहाँ जो धर्म परिवर्तन करके जो हिंदू से मुसलमान बने, उनको मुसलमान नहीं मानते हैं। सर सैयद अहमद खां हों या शाह वली उल्लाह हों, ये उनको मुसलमान इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम जितने भी हैं, इनके अंदर अभी भी जाति प्रथा है, अभी भी इनके अंदर जाति व्यवस्था है, अभी भी इनके अंदर सामाजिक और धार्मिक और जो उनकी
शादी ब्याह की प्रथा है, उसमें कुछ हिंदू वाला तत्व आ जाता है। यानी कि हिंदू समाज में जो कुछ बुराइयां हैं वो उनमें ज्यों की त्यों है, इसलिए वो मानते हैं कि ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान वही हैं जो बाहर से आए हैं, और वो जो ओरिजिनल मुसलमान जो बाहर से आए हैं, अभी भी पाकिस्तान के लोग जो है भारतीय मुसलमानों को या भारत से गए हुए मुसलमानों को मुहाजिर कहते हैं, है ना। उनको एक सेकंड ग्रेड का ही दर्जा है कि आप वहाँ से आए हैं। तो इसी तरह से जब मुसलमान बाहर से आए तो वो यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रमे नहीं, यहाँ के उन्होंने रीति रिवाज नहीं लिया, यहाँ का हिंदू समाज का कल्चर उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने जाति व्यवस्था को भी जिन लोगों ने घुसने नहीं दिया, उनका मानना ऐसा था कि ये जो देश है ये दो राष्ट्र हैं, ये देश है ये दो राष्ट्र है, ये अपने आप में एक मुस्लिम राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र है, ये एक राष्ट्र नहीं है, ये उनका पहले से मानना था। तो मैं यहाँ कांग्रेस की 3 धाराओं के बीच, कांग्रेस की 3 धाराएं आपको बताई कि एक क्रांतिकारी वाली धारा है, एक मॉडरेट्स हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इसके उलट जो है जो कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते, तो सर सैयद अहमद खां एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की स्थापना से नाराज थे। क्योंकि जब हम पाकिस्तान का निर्माण देखेंगे 1939-40 में, जब हम जाएंगे लिनलिथगो के ऑफर के वहाँ, तो जब हम उसका निर्माण देखेंगे तो वहाँ तक जाते जाते आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे पाकिस्तान का प्रस्ताव आया और पाकिस्तान के बीज कहाँ हैं। तो पाकिस्तान के बीज आपको 1875 में मिलेंगे अलीगढ़ आंदोलन के रूप में, और उससे पहले शाह अली वलीउल्लाह के बयानों में मिलेंगे। सबसे पहले वहाँ मिलेंगे कि वो भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो जब सर सैयद अहमद खां उनसे प्रभावित हुए तो उन्होंने उसी समय में, मैंने आपको रेनेसा में पढ़ाया था कि कैसे सर सैयद अहमद खां जो है वो उस विचारधारा को फैलाना चाहते थे कि हमें अंग्रेज़ों के नज़दीक जाना है, और हम वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम अंग्रेज़ों के नज़दीक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी हिंदू जो हैं वो अंग्रेज़ों के बहुत पास हैं, और जो भी फ़ायदा मिलना है फ्यूचर में वो हिंदुओं को मिलेगा अंग्रेज़ों की तरफ से। अगर कुछ ट्रांसफ़र होना है, पावर ट्रांसफ़र होना है या और कुछ होना है, तो वो सीधा सीधा हिंदुओं को मिलेगा, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के पास है। और उसका कारण है दो कारण है, एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, एक तरह का साइंटिफिक सोच है, और दूसरा इंग्लिश है। तो हमको अंग्रेजी शिक्षा को और वैज्ञानिक शिक्षा को, देखिए बड़ी अजीब चीज़ है, कई लोग अभी जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं इन दिनों में, तो वो कट्टरवाद की बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान का निर्माण कट्टर लोगों ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान का निर्माण कट्टर लोगों का नहीं हुआ था, बल्कि उदारवादी लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान का निर्माण करते समय में कौन लोग आगे थे? मुस्लिम लीग के लोग आगे थे। सर सैयद अहमद खां के यहाँ अलीगढ़ आंदोलन से निकले हुए लोग आगे थे, और वो वैज्ञानिक शिक्षा वाले थे और अंग्रेजी शिक्षा वाले थे। तो पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक के बजाय आर्थिक वजह से ज़्यादा हुआ था। वो अपने आर्थिक हितों की वजह से, उनको पता था, पॉलिटिकल और वो रिलीजियस कतई नहीं थे, वो रिलीजियस उतने ज़्यादा थे ही नहीं। ये बाद में कट्टरता ही है, रिलीजियस जो आप देखते हो कट्टरता, वो बात की है, धार्मिक कट्टरता बात की है, जिया-उल हक के टाइम और उसके बाद की। इसलिए 70-75 जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमसे 20 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, 25 साल बाद भारत से, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर वो सेक्युलर कंट्री बताते हैं उसको, वहाँ पर भी वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं बताते उस तरह से, ठीक है ना। तो खास करके जिन्ना तो कतई नहीं बताते, जिन्ना तो कतई जो है वो रिलीजियस कट्टर नहीं थे उस तरह से। तो कई लोग जो सोचते हैं पाकिस्तान का निर्माण तो मुसलमान होने के आधार, मुसलमान नहीं, उनको पता था कि अलग देश अगर नहीं बनाया तो एक तो हमको राजनीति में महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेंगे, और दूसरा संसाधन जो देश के रिसोर्सेज हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन आना चाहिए मुसलमानों का वो नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान का निर्माण ऐसे लोगों ने, चालाक लोगों ने किया, जो शिक्षित थे, जो अपने आर्थिक हित जानते थे, जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जानते थे, उन लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण करने की वकालत की। जबकि कट्टर लोग जो थे, देवबंद आंदोलन था वो कट्टर था, वो रिवाइवलिस्ट था, वो उसको रिवाइव करना चाह रहा था। किसको? वो रिफॉर्मिस्ट था ही नहीं। अलीगढ़ आंदोलन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है जो रिफॉर्म लाना चाहता है,
वो इस्लाम की मूल शिक्षाओं की तरफ नहीं ले जाना चाहता, जबकि देवबंद आंदोलन इस्लाम की मूल शिक्षाओं की तरफ ले जाना चाहता है और पुराने इस्लाम को स्थापित करना चाहता है, कुरान को, हदीस को, और उनको स्थापित करना चाहता है। उस इस्लाम की तरफ ले जाने वाले लोग भारत में ही रहना चाहते थे। उसमें से मौलाना आजाद निकले थे और वो भारत में ही मरना चाहते थे और भारत में ही रहना चाहते थे। वो भारत से बाहर जाना ही नहीं चाहते। वो पाकिस्तान निर्माण को, यहाँ तक कि वो अंग्रेजों के विरोधी थे। अंग्रेजों के सहयोगी कौन थे? सर सैयद अहमद खां के। अब थ्योरी पूरी बदल सी नहीं गई लगता है। अभी आप पाकिस्तान निर्माण के लिए जिनको दोषी ठहराते हो या पाकिस्तान निर्माण के लिए जिनको बोलते हो, अभी कोई भी कट्टर है तो उसको बोलते हो इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान भेज देने का मतलब ज़्यादा शिक्षित और साइंटिफिक व्यक्ति होगा तो वो पाकिस्तान जाएगा, कट्टर व्यक्ति नहीं जाएगा। ठीक है, कट्टर व्यक्ति तो यही था, जो धार्मिक रूप से और इस्लामिक रूप से कट्टर था वो तो भारत में रह गया। उसने तो बोला मुझे भारत से जाना ही नहीं है, ये मेरा देश है। ठीक है, तो वो थ्योरी आपकी पूरी बदल जाएगी। तो इसलिए पढ़िए हिस्ट्री को थोड़ा सा, पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये सब प्रत्यक्ष है। चलिए, तो यहाँ हम जिस धारा की बात कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग बनाता है। 1906 में फिर मुस्लिम लीग बनाता है और हमेशा कांग्रेस का विरोध करता है। सर सैयद अहमद खां अपना खुद का एक सम्मेलन रखते थे, अधिवेशन रखते थे कांग्रेस के अधिवेशन के टाइम पर ही, जानबूझ करके दिसंबर के लास्ट वीक में। क्यों रखते थे? ताकि वो न जाएं, मुसलमान जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में न जाएं। मुसलमान को वो कांग्रेस को वो हिंदुओं की संस्था बोलते थे। अभी बड़ा अजीब लगेगा कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था थी। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था थी उस समय में, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की वकालत की थी। और बदरुद्दीन तैयब जी जब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तब उन्होंने विरोध भी किया कि इनको क्यों बना रहे हो, मुसलमान जो है वो कांग्रेस में नहीं हो सकते। और कांग्रेस ने जानबूझ करके बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया था ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखे उसमें और बनी रहे। तो कांग्रेस की जो शुरुआती जो चीज़ें हैं, इनको आप देखेंगे कि वो एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विचारों की एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, धार्मिक एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और विचारों की एकता संघर्ष इसलिए चलेगा कि 3 केंद्र जो है हमारे भारत के, वो 3 केंद्र आपको एक्सट्रीमिज्म में जाकर के देखने को मिलेंगे लाल बाल पाल के रूप में। तो एक पंजाब है, पूरी क्रांति में आपको क्रांतिकारी जो निकल करके आए, या तो पंजाब से निकल करके आए, या बंगाल से निकल करके आए, या फिर महाराष्ट्र से निकल करके आए। जितने क्रांतिकारी हैं, अधिकांश क्रांतिकारियों का संबंध इन 3 राज्यों से है। और अभी भी भारत में अगर आप आंदोलन होते हुए देखते हो, ज़्यादातर चाहे वो किसान आंदोलन था या कुछ भी, और ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से अभी भी बीजेपी को सबसे ज़्यादा चुनौती मिलती है। पंजाब में बीजेपी नहीं है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, तो जो मुख्य धारा है उसके विरोध में हमेशा रहते हैं। न वो कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं ज़्यादा, ना बीजेपी के पक्ष, खास करके मुख्य धारा के विरोध में रहते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्रांति ने उस समय में भी जन्म लिया और 3 बड़े नेता जो है वो निकल करके आए। और उनमें सबसे पहले नेता जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर कांग्रेस में लंबा योगदान है, 1920 तक आप उनका योगदान देखेंगे, और कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय बाद से। और यहाँ जो शॉर्ट नोट आप लोग लिखेंगे वो दादा भाई नौरोजी पे लिखिएगा, शुरुआत वाले में दादा भाई नौरोजी पे शॉर्ट नोट लिखिएगा। और उनकी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को यहाँ लिखिएगा। शुरुआत में जो मॉडरेट्स हैं, जो सुधार चाहते थे और जो निवेदन करना चाहते थे, प्रेयर पिटिशन के माध्यम से अंग्रेजों से जुड़े रह कर के वो कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, वो अपने ज्ञान के बल पे यही दिखाना चाहते थे कि आपने हमको लूटा है, आपने हमारी धन को छीना है, आपने हमारे नाम पर जो खर्च किया है वो अपने लिए खर्च किया है, और वो भारतीय राजस्व को आपने खर्च किया। और पूरा संघर्ष इसी में लगा दिया। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका मानना था कि इनको ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं और इस बात को बोलने से कुछ नहीं होगा,
हमें ये सब चीज़ें छीननी पड़ेगी। तो एक्सट्रीमिज़म का और मॉडरेट्स का ये जो झगड़ा है विचारों का, एक दूसरे का सम्मान करते थे, दोनों इंटेलेक्चुअल थे, दोनों जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे दोनों ही कानून के जानकार थे। खुद बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पूना फर्ग्यूसन, वो भी कॉलेज के मैथ्स के प्रोफेसर थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, दोनों कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो दो लोगों को आमने सामने खड़ा किया जाता है साहित्यकारों इतिहासकारों के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। एक चेहरा जो है वो एक्सट्रीमिज्म के हैं और दूसरा चेहरा है वो गोपाल कृष्ण गोखले, वो मॉडरेट्स के हैं। और ये धारा निकल करके केवल यहाँ तक चुप नहीं रहती, यहाँ आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो विदेशों से भी पूछे जाएंगे, विदेशों से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय आ गया था कि अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जाने लगे थे, क्योंकि भारत में शिक्षा का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। तो उच्च शिक्षा खास करके इंजीनियरिंग और आगे की अगर किसी को टेक्नोलॉजी की अगर पढ़ाई करना है तो वो या तो जापान जाते थे या जर्मनी जाते थे। और कुछ लोग ज़्यादातर जो लॉ की पढ़ाई करने के लिए जाते थे वो इंग्लैंड जाते थे। तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति पे शॉर्ट नोट और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक इंडिया हाउस नाम का हॉस्टल चलाते थे लंदन में। और वो जो हॉस्टल है वो हॉस्टल कहने को हॉस्टल था कि बच्चे वहाँ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन असली में वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। वहाँ एक तरह की ट्रेनिंग थी और एक ही सेम आइडियोलॉजी के लोग जो है वहाँ जाते थे। तो अभी जो सबसे ज़्यादा विवादित चेहरा जो हमारे राजनीति में होता है वो है वीर सावरकर। तो वीडी सावरकर जो विवादित चेहरा इसलिए हैं क्योंकि उसके पीछे की ज़िंदगी, उनकी जो लेटर फेज है लाइफ का, उसमें बहुत सारे विवाद हैं, यहाँ तक कि गांधी की हत्या का भी आरोप उन पे लगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसमें विवाद में न जाएं, लेकिन शुरुआत का जो फेज़ है, अर्ली फेज़ जो है, अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंप्रेशन वाला है। वो उसने बहुत सारे क्रांतिकारी खड़े किए हैं उनकी किताबों ने, और ख़ास करके एक ही किताब 1857 वाली किताब, उन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की क्रांति भारत का पहला फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा, और पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और ये जो किताब पहली बार आई तो क्रांतिकारियों की सबसे पसंदीदा बुक थी ये। उधम सिंह से लेकर के और भगत सिंह से लेकर के सारे लोग इस किताब को पढ़ते थे। और वीडी सावरकर ने कई तरह की चीज़ें जो है, और वीडी सावरकर पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल राइटिंग, क्योंकि अभी तक जितने राइटर आपको मिलेंगे भारत में, जितने भी राइटर मिलेंगे, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी को हम लें, आनंद मठ को लें या कुछ किसी को लें, सन्यासी विद्रोह, उसके पीछे वंदे मातरम, और चाहे वो तो किसी में दुर्गा पूजा का जिक्र है, तो किसी में भारत के किसानों की नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र ने उससे पहले लिखा था, उसमें किसानों की समस्या का मित्र है। तो स्थानीय झलक मिलती है, लेकिन आपको जर्मनी के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, आपको फ्रांस के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। पहले व्यक्ति हैं वीडी सावरकर जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को लेकर के उन्होंने कौन कौन देश गुलामी से बाहर निकले, किन किन देशों में किस आदमी ने सबसे पहले आज़ादी की हुंकार भरी, उनकी कहानियाँ जो है वो भारतीयों को पहली बार यदि किसी व्यक्ति ने सुनाई है तो वीडी सावरकर। और उन्होंने ये प्रूव किया कि ये पॉसिबल है, ये संभव है कि जैसा उस देश में एक आदमी उठा और उसने क्रांति खड़ी कर दी, वैसी क्रांति यदि भारत में होगी तो हम भी। तो ये जो शुरुआती फेज के जो लोग हैं ना, जिनको हम लोग बहुत अलग अलग समझते हैं, थोड़ा अब आप पूरा, अगर आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से पढ़ेंगे तो अभी जो व्हाट्सएप में चलता है कुछ भी, फेसबुक पर, उस सब से आपका मोह भंग हो जाएगा। क्योंकि जहां आपको लगता है कि सुभाष बोस वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कई बार ऐसा लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल, कई बार ऐसा लगाया जाएगा कि बोस वर्सेस गांधी, और
इतना कई जगह कंट्रोवर्सी सब जगह है, लेकिन सब एक दूसरे को प्रमोट कर। और अच्छा, बड़ी असंभव, आज मैं एक वो विकिपीडिया पे ही पढ़ रहा था, तो उसमें बताया कि सरदार पटेल का और सुभाष चंद्र बोस का झगड़ा था मूल रूप से, इसीलिए उनको वो नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के। सरदार पटेल नहीं चाहते थे, क्योंकि सरदार पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वो उनके गुरु थे सरदार बोस के, सुभाष चंद्र बोस के, और वो उनके बड़े भाई थे। और उनकी प्रॉपर्टी थी बॉम्बे में और बहुत सारी जगहों पर, महाराष्ट्र में और गुजरात में। अभी तो गुजरात बोलते हैं, उस समय बॉम्बे स्टेट ही कहते थे पूरा। तो उस प्रॉपर्टी के वो उन्होंने दावा ठोक दिया, कोर्ट में केस चल रहे थे उनके, कि सरदार पटेल कुछ प्रॉपर्टी चाहते थे और कुछ प्रॉपर्टी, तो पर्सनल दुश्मनी थी उनकी, मतलब प्रॉपर्टी वाली, बोस की और उसकी। और बल्कि सुभाष बोस ने जो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया, या यूँ कहें कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो भी उन्होंने किया कि भारत में औद्योगिकरण होना चाहिए, हम गांधी की चरखा नीति को नहीं मानते, जो हरिपुरा अधिवेशन की बात हम लोग करते हैं, तब उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो भी प्लान बनाया, वो उसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसका नाम, वो जो उसका चेयरमैन है वो नेहरू है। सुभाष बोस नेहरू को बना रहे हैं चेयरमैन, नेहरू को चेयरमैन बनाया उन्होंने। तो इसलिए नेहरू वर्सेस सुभाष बोस का जितना गढ़ा जाता है राजनीति में, और आपको पता ही है कि आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने नेहरू ब्रिगेड बनाई थी, गांधी ब्रिगेड बनाई थी, झांसी की रानी ब्रिगेड थी, तो उन्होंने गांधी और नेहरू के नाम, ठीक है ना, वो तो थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं गांधी की, कि उन्होंने जो है मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, अदरवाइज तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो बार बार यही कहा कि ये बने रहें, पर ये बने रहेंगे तो मैं माइनॉरिटी हूँ उन्होंने कहा मैं माइनॉरिटी हूँ और मुझे कोई हक नहीं है इनको। जब विरोधी त्रिपुरी में आप जानते हैं पट्टाभी सीतारमैया जीत गए थे, 200 से ज़्यादा वोटों से वो जीत गए, और कांग्रेस का कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारमैया, हार गए, और सुभाष बाबू जो है वो जीत गए, सुभाष बाबू कहे जाते थे। तो वो 200 से ज़्यादा वोटों से जीत गए, उनको करीब 1700 कुछ मिले थे और इनको 1500 कुछ मिले थे, या 1500-1300 ऐसा कुछ था। तो जब वो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तब उन्होंने बधाई देने के लिए जब वो खड़े हुए गांधी जी, तो उनके जो कमेंट्स थे वो इस प्रकार के कमेंट्स थे कि जिसकी वजह से सुभाष बोस को इस्तीफा देना पड़ा। और जब वो इस्तीफा देने की नौबत आई, उससे पहले एक कमेटी बनी, और आप जानते हैं कि उस कमेटी ने फिर रिकमेंडेशन किया कि गांधी की ही पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। सुभाष बाबू की पॉलिसी, चाहे ये अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन पर गांधी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, अब चूंकि मैं हार गया हूँ, मेरा कैंडिडेट हार गया है, इसलिए अब मेरी पॉलिसी नहीं चलेगी, अब सुभाष बाबू की पॉलिसी चलेगी, अब मैं तो माइनॉरिटी हूँ। तो वो जैसा फिर उनको मजबूरन उनको लगा कि गांधी बहुत ही ज़्यादा वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप जो है वो इस्तीफा दिया। लेकिन गांधी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। तो अभी हम जब बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और उसकी, तब देखेंगे कि वो विरोध और बढ़ते गए, और फिर उनका इंटरेस्ट ही था कि हम जो अतिवादी फांसीवादी ताकतें हैं उनके साथ भी मिल जाए अंग्रेज़ों को, क्योंकि हम मीन्स में विश्वास, हमको एंड्स चाहिए। गांधी जी की और उनकी एथिक्स वाले में भी लड़ाई जो होती है, हम लोग एथिक्स के पेपर में भी देखते हैं, तो मीन्स और एंड्स वाली लड़ाई होती है। गांधी का मामला ये था कि गांधी जी का मानना ये था कि मीन्स भी आपके उतने ही सेक्रेड, उतने ही पवित्र होने चाहिए, उसकी सैंक्टिटी भी उतनी होनी चाहिए जितने कि आपके उद्देश्य हैं। उद्देश्य यदि पवित्र हैं तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। और नेहरू जो बॉस थे वो थोड़ा सा उनका था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो अभी अंग्रेज़ों की कमर टूटी हुई है, तो हम लोग तो यहाँ तक हमको लेके आना है कम से कम, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर आगे का क्रिप्स मिशन और वो सारी चीज़ें बता सकूँ। तो उसके पहले चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, मैं चूँकि अब इसको सीरीज़ में तो नहीं बांधूंगा, मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो अनुशीलन समिति पे चलते हैं, क्रांतिकारियों में चलते हैं, फिर वापस आएंगे हम कांग्रेस में।
क्योंकि अभी कांग्रेस में इतना कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो अनुशीलन समिति पे लेके आता हूँ। अनुशीलन समिति का संबंध बंगाल से है। अनुशीलन समिति वाकई में एक प्रकार का एक जिम था, एक क्लब था, एक जिम था जहाँ लोग व्यायाम करते थे। और इसमें खुद सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग भी थे, इसमें विवेकानंद के भाई भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, और इसमें इस प्रकार के क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग जिम के बहाने इकट्ठे होते थे और वहाँ पर अनुशीलन समिति के तहत, और फिर बाद में जितने भी बम और वो सब आपको दिखेंगे, यहाँ तक कि अरविंदो घोष वो भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने अपना रास्ता, देखिए अंग्रेज एकदम से, जब तक अंग्रेजों को ये नहीं लगता था, जब उनका इंटेलिजेंस ये कहता था कि ये आदमी आगे हमारे लिए खतरा हो सकता है और ये आदमी जिद्दी है और ये बदलना नहीं चाहता, दरअसल अंग्रेज एक मौका तो देते थे। सुभाष बोस, अगर भगत सिंह का उनको लग जाता है कि भगत सिंह जेल से बाहर आकर के अब क्रांतिकारी नहीं रहेंगे, या तो प्रोफेसर हो जाएंगे, राइटर हो जाएंगे, या गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ जाएंगे, तो उनको फांसी कभी नहीं देते। लेकिन भगत सिंह ने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया। उनको छोड़ना मतलब बाहर आकर के क्रांति और तेज़ी से होती, तो अंग्रेज उसी को वो सजा देते थे। सुभाष चंद्र बोस का भी उनको पता था, इसलिए वो बाकायदा उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे। आपने देखा है कि जो एल्गिन रोड पे उनका जो कोलकाता का घर है, वहाँ पर उनको नज़रबंद किया होता था, वो छुप करके वो भागते हैं उस समय में। तो जो भी क्रांतिकारी खतरनाक हैं, बहुत तेज हैं और वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए चुनौती बन सकते हैं, तो अंग्रेज उनको वो करते थे। जब जैसे अरविंदो घोष हैं, तो अरविंदो घोष जब पौंडीचेरी आश्रम चले गए बाद में, और उन्होंने जब आंदोलन को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया और फिर वो स्वतंत्रता संघर्ष में इस रूप में नहीं रहे, वो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक तप के माध्यम से ऊर्जा देना चाहते थे, उनका उद्देश्य दूसरा था। तो जब वो उस तरफ चले गए तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये आदमी क्रांति से निकल गया, तो उन्होंने उनको छेड़ना बंद कर दिया। वो पौंडीचेरी में अपना आश्रम बना करके रहते थे। इस तरह से गांधी को कभी भी उन्होंने उस तरह से नहीं लिया, उस तरह का चैलेंज नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये गांधी मास मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन ये उस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते जो हमको सीधा सीधा नुकसान करती है। या हमारे यहाँ के जो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स हैं, वहाँ से यहाँ परिवार सहित रह रहे हैं, तो इनके परिवार को कोई खतरा हो या उनकी जान को कोई खतरा हो, सीधा सीधा गांधी से वो, बल्कि गांधी एक तरह से कवच की तरह थे कि कम से कम गांधी के रहते हिंसा तो नहीं होगी, तो उनको और अच्छा लगता था गांधी के साथ। लेकिन ये चीज़ जो है ये दूसरे क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी, और दूसरे क्रांतिकारियों का उद्देश्य जो है वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का दोनों तरह से था। आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते थे, गोला बारूद लूट लेते थे, तो आर्मरी रेड आप लोग सुनते हो, ज़्यादातर वो हथियारों पे और उस पे, और उनका उद्देश्य भी यही था। शुरुआती जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सब का उद्देश्य भी यही था कि कैसे भी करके हमको कुछ हथियार प्राप्त करने हैं, गोला बारूद प्राप्त करना है और हमको इनकी नाक में दम करना है। और ख़ास करके अनपॉपुलर जो भी ऐसे ब्रिटिश जो कमांडर हैं या जो भी ऐसे लोग हैं, उन सब को ख़त्म करना है। ऐसे लोगों को, ज़्यादातर लोगों की हत्या करना है, ताकि हम उनमें डर पैदा कर सकें कि यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे। लेकिन शुरुआती घटनाओं में आप देखोगे कि खुदीराम बोस वाली हो, प्रफुल्ल चाकी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कन्फ्यूज़न हुआ, जो भी हुआ कि कुछ क्रांतिकारियों के हाथों से जब गलत लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, तो उनका फिर रुख बदला कि केवल हम भगत सिंह के आते आते क्रांतिकारी बहुत अलग हो गए थे। ध्यान रखिए, दो चीज़ें हमारे यहाँ भारत में परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण रही हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी। पहली परिस्थिति थी रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति, और दूसरी परिस्थिति थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो प्रभाव है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, और उसने एक चीज़ का प्रादुर्भाव किया, एक चीज़ वहाँ से निकल करके आई, वो था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और वो जो राष्ट्रवाद था, इसलिए हम लोग जेएनयू वाले तो उनको टेररिस्ट कहते हैं, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वर्ड यूज़ हुआ था उसमें, लेकिन हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो एक नया शब्द जो है वो आया भारत में, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। और वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के 3 फेज़ हैं,
तो वो तीनों फेज आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के याद रखना चाहिए। एक पहला फेज है 1905 से लेकर 1915 का फेज है, 1905 से 15 का फेज है। दूसरा 1915 से 1924 का फेज है, और 24 से 34 का फेज है, सॉरी 24 से 34 का। और क्योंकि वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो फिर उन्होंने अपना शुरू कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने और भगत सिंह ने। और तीसरा फेज आएगा आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम है 47 तक, 42 से लेकर के 47 तक, तो वो तीसरा फेज है। 3 बार ऐसा हुआ है जब भारत में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यानी कि क्रांतियां फैली हैं और क्रांतिकारी बड़े पैमाने पर जो है वो हिंसा का सहारा लेते हैं। और पहला फेज तो ऐसा है जहां गांधी नहीं है, पहला फेज ऐसा है जहां गांधी नहीं है। उससे पहले छुटपुट क्रांतिकारी घटना है, लेकिन वो मामूली नहीं है। पहली क्रांतिकारी घटना वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के 1868 के आसपास, वो पहली घटना है और वो भूख हड़ताल की भी पहली घटना है। पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया जेल में, ये भारत का इतिहास में पहली घटना थी। तो 2 चीज उनके साथ रहे, एक तो सशस्त्र क्रांति आर्म रिबेलियन और दूसरा भूख हड़ताल, है ना, हंगर स्ट्राइक। तो ये 2 चीजें जो है वासुदेव बलवंत फड़के के। उसके बाद जो दूसरी घटना आती है वो थोड़ा लेट है, लेकिन वो है चापेकर ब्रदर्स। मैं आपको बहुत सिलेक्टिव बता रहा हूं, लेकिन एमपीपीएससी और यूपीएससी के हिसाब से दोनों हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आज जो हम ये जो लेक्चर जो लोग सुनेंगे, अगर वो लेक्चर का अगर आपने होमवर्क कर लिया, शॉर्ट नोट भी बना लिए, तो भी 1 आध क्वेश्चन आपका चांस इसमें से बन जाएगा। स्टेट में तो 2 या 3 भी बन सकते हैं, बाकी इधर 1 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। स्टेट में बस ये कि थोड़ा एमपी का देखना पड़ेगा आपको इसमें। तो इसमें चापेकर ब्रदर्स का जब लिखेंगे तब वापस बाल गंगाधर तिलक को लेके आएंगे। बाल गंगाधर तिलक को 3 बार जेल होती है, 3 बार उन पे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन 2 बार, एक बार वो जेल जाते हैं, एक बार बचा ले जाते हैं। 2 बार लगभग वो 2 बार जेल जाते हैं और 1 बार बच जाते हैं। और 2 बार जो है मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना लड़ते हैं। उनका सबसे बड़ी विशेषता की बात है कि उनके एडवोकेट मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, तिलक के, ठीक है। और गांधी वर्सेस तिलक वाला भी फंडा चलता नहीं। मैंने आपको बताया था कि गांधी वर्सेस तिलक इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जब तिलक मानहानि का मुकदमा लड़ रहे थे वहाँ पर शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल ने जब लंदन में जो है उनके खिलाफ आर्टिकल लिखा, एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट, कि भारत में जो भी झगड़े की जड़ है, जो भी अनरेस्ट है, उसका जिम्मेदार एक ही आदमी है और वो है बाल गंगाधर तिलक। ऐसा उसने आर्टिकल लिखा। तो इन्होंने फिर वहाँ पर अपना डिफेमेशन फाइल किया, सूट फाइल, सिविल वो फाइल किया। तो उसका मुकदमा लड़ने के लिए जब वो वहाँ गए थे तब उनको पैसों की जब दिक्कत थी तो इधर गांधी ने फिर तिलक स्वराज फंड या जो भी आपने उनके लिए पैसे इकट्ठे करके वहाँ भेजे थे। बाद में तिलक स्वराज फंड ही नाम रखा गया था, आपको पता है, असहयोग आंदोलन के दौरान भी, और उस समय भी 1 करोड़ रुपया उस समय में इकट्ठा हुआ था। तो ये और यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है आप जानते हैं कि वो तिलक की अंत्येष्टि के बाद जो है उन्होंने घोषणा की थी कि अब हम स्वराज के लिए लड़ेंगे एक तरह से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तिलक को एक तरह की श्रद्धांजलि है। तो वो जो गोपाल कृष्ण वर्सेस गोखले वर्सेस जो तिलक है वो गांधी वर्सेस तिलक नहीं जाता है, ध्यान रखिए। कुछ लोग सीधा सीधा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं वो गोखले हैं, तो उसको मेंस में लिखते समय में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, खास करके मेंस में ध्यान लिखना है वो, क्योंकि आप गड़बड़ कर देंगे। तो गोखले का गांधी होना या गांधी का गोखले को बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करना ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ तो क्रांतिकारियों के घटनाएं आपको बताऊं उससे पहले चरण में हम लोग चलते हैं। तो इसमें चापेकर ब्रदर्स वाला क्या है, गीता रहस्य पढ़ करके चापेकर भाइयों ने रैंड और एनर्स की हत्या कर दी थी। कौन थे? पूना के प्लेग कमेटी के
चेयरमैन भी रहे, पूना के एक तरह से वो थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्हीं का जिम्मेदारी थी उस समय की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, और उन्हीं का जिम्मेदारी होती थी एक तरह से कि वो प्लेग से लोगों को बचाना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आएगा कांग्रेस के बजाय, अब पहले कर्जन इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर आपको, अगर आपको करना है तो लॉर्ड कर्जन के ऊपर एक टिप्पणी लिख सकते हैं, और लॉर्ड कर्जन की टिप्पणी लिखते समय में मेंस के हिसाब से तो बहुत सारे डायमेंशन हैं कर्जन के, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो एजुकेशन वाली बात आती है, तब कर्जन का जिक्र आता है। दूसरा, कर्जन के समय में जो भी एक्ट पास हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है प्री के हिसाब से। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बंगाल विभाजन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बंगाल के विभाजन से है। तो आप लोग बंगाल के विभाजन से जुड़ी हुई चीज़ों को, कर्जन बहुत पहले इस प्रकार की सोच रखता था, और कर्जन को कांग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो कुछ लोगों का व्यक्ति विशेष आपको पढ़ना हो, अगर उनका चरित्र चित्रण पढ़ना हो तो आपको BL ग्रोवर खरीदना चाहिए, या BL ग्रोवर लेके पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसका PDF मिलता है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। चरित्र चित्रण आपको लोगों का वो वहीं मिलेगा, और इतिहास और कहीं नहीं मिलेगा, है ना, और किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, वो आपको BL ग्रोवर में मिलेगा। अगर आपको क्लाइव पढ़ना है, अगर आपको बाजीराव पढ़ना है, बाजीराव फर्स्ट पढ़ना है, मैं 3-4 लोगों के रिकमेंड करूँगा। बाजीराव फर्स्ट पढ़िए, उसमें से BL ग्रोवर में से आप पढ़िए, कर्जन पढ़िए, डलहौजी पढ़िए, क्लाइव पढ़िए, और वेलेस्ली पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल जब हम इस प्रकार से इन गवर्नर जनरल को और इन लोगों को जब वहाँ से नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं लिख पाएंगे, वो भाव नहीं ला पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा उस पर काम करना चाहिए। तो कर्जन को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बड़ा अक्खड़ स्वभाव का, किसी की बात मानना नहीं है। तो शुरू में अच्छा धोखेबाज है ही प्रवृत्ति से, और उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो कांग्रेस ख़त्म करनी है मुझे, और कांग्रेस का प्रभाव ख़त्म करना है। तो उसने बंगाल विभाजन के लिए शुरू में कहा था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बंगाल का विभाजन करना है, लेकिन जब उसने बंगाल विभाजन की घोषणा की तब उसने स्पष्ट बोल दिया कि मैं सांप्रदायिक आधार पर, कम्युनल बेस पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर इसका विभाजन कर रहा हूँ, क्योंकि उधर मुसलमान ज़्यादा हैं। तो आसाम भी उसी में था तो उस समय में, तो आसाम और अभी का जो बांग्लादेश है उसको मिला करके पूरा एक हम ईस्ट बंगाल बना रहे हैं, और ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा इधर का, तो जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 बनेंगे, लेकिन एक मुस्लिम बहुल होगा और एक, हाँ, तो जिस तरह से हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के निर्माण से बहुत पहले आपको पाकिस्तान के बीज यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले तो वही शाह वलीउल्लाह खान मैंने आपको बताया, फिर सर सैयद अहमद खान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं एक तरह से, फिर ये कर्जन जो है पाकिस्तान की नींव डाल रहा है, आधे पाकिस्तान की नींव तो इसने डाल ही दी, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश अलग कर दिया एक तरह से। और फिर आपको मिलेगा मार्लियामेंटो, फिर आगे जाएंगे तो 1906 का मुस्लिम लीग, 1906 में फिर मुस्लिम लीग आएगा, 1909 में फिर मार्लियामेंटो आएगा, और मार्लियामेंटो के बाद में फिर आपको एक आश्चर्य होगा कि जिसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा लिखा, मोहम्मद इकबाल, उनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर रहमत अली पाकिस्तान वर्ड देते हैं, जिन्ना अभी तक नहीं है सबसे बड़ी बात है जिन्ना अभी तक नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद की जो टसल है, मतलब वो जो प्रधानमंत्री पद अगर मिल जाता तो जिन्ना को तो जाना ही नहीं है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उसको पाकिस्तान नहीं बनाना। और जब उनको लगा कि 1937 के चुनाव में पाकिस्तान हार गया, फिर मुस्लिम लीग हार गया, और कांग्रेस की यानी नेहरू की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी, 37 से लेकर 47 तक नेहरू ही पॉपुलर है प्रधानमंत्री के तौर पे। वो पहली चॉइस बहुत पहले से है, वो 47 की चॉइस नहीं है, कोई गांधी की चॉइस नहीं है, वो 37 से ही पॉपुलर है और 37 से ही लीड कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए, मॉनिटर का चुनाव मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि क्लास में मॉनिटर का चुनाव होगा और मॉनिटर कौन बनेगा वो एक अलग चीज है। लेकिन जब भी टीचर को चौक की जरूरत है और वो चौक की तरफ देख रहा है और डब्बा खाली और एक बच्चा दौड़ करके जाता है और चौक लेके आता है, टीचर की कलम नीचे गिर गई और उठा करके तुरंत देता, सर आपकी कलम गिर गई है। टीचर के यहाँ पानी का ग्लास खत्म हो गया और पानी का ग्लास भर के ले आता है। ये जो हरकतें होती है, ये जो काम होते हैं, ये एक तरह से मॉनिटर होना प्रमाणित करते हैं। तो मॉनिटर ऐसे नहीं होता है कि किसी का कोरोनेशन होगा, किसी का राज्यारोहण कराएंगे और वैसे होगा। कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज से दिखाते हैं कि वो मॉनिटर है। तो आपको एक्टिविटीज जो है 1930 का जो कांग्रेस अधिवेशन है और उसमें जो वो कंप्लीट फ्रीडम की बात कर रहे हैं नेहरू, और वो अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं, एक तरह से उनके पिता डोमिनियन मांग रहे हैं, वो कंप्लीट फ्रीडम मांग रहे हैं, वो एक तरह का रिवॉल्यूशन है। तो 1930 से ही एक तरह से एक व्यक्ति डिक्लेयर कर देता है कि मैं मॉनिटर हूँ, आया समझ में, और उसके कंपटीशन में कोई आता भी नहीं है और बाकी लोग उसका सहयोगी होने का दावा करने लगते हैं कि अच्छा ठीक है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम ये कर लेते हैं, अच्छा है तो हम ये कर लेते हैं। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ोगे तो कम से कम ये जो जितना भी इस बवाल में आप नहीं घुसोगे तो सरदर्द कम होगा। अब पर्सनली आप बहुत आराम में रहोगे, ठीक है, पर्सनली बहुत, अदरवाइज तो बाहर माहौल ऐसा है कि उसमें आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ना, आखिर ऐसा क्यों किया गांधी ने। कई लोगों को हो सकता है रात को नींद ना आती हो, जबकि उसने किया नहीं, बेचारा ने, उसको पता ही नहीं है। बाकी कभी भी नेताओं का चरित्र चित्रण करना हो तो स्वभावगत दोषों को दूर रख करके उनके पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर के आलोचना करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म। स्वभाव वाली चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, वैसे तो हम लोग सब सोशल एनिमल है। सोसाइटी ने सोशल कंट्रोल और कुछ चीज़ों की वजह से हम लोगों को ऐसे सोसाइटी में बंधे हुए हैं, इस वजह से हम इंसान दिखते हैं, लेकिन वाकई में तो हम सब जानवर हैं। तो इसलिए स्वभाव की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें, पॉलिटिकल थॉट्स की बात करें और उन्हीं को कंपेयर करने की कोशिश करना चाहिए। तो होमवर्क लिख लीजिए आज। सबसे पहले थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का जितना भी है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से नाम कमा रही हो उस समय में, पहली ग्रेजुएट महिला, पहली डॉक्टर महिला, पहली कांग्रेस अध्यक्ष महिला, पहले कांग्रेस में भाग लेने वाली महिला, पहली भाषण देने वाली महिला, है ना, जितनी भी पोस्ट होल्डर रही हैं वो तो, और क्रांतिकारियों में महिलाएं बहुत थी। क्रांतिकारियों में महिलाओं का होना एक तरह का क्रांतिकारियों के लिए डिफेंसिव भी था, क्योंकि महिलाओं के बहाने वो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत अच्छे से कर सकते थे, और दूसरा हर व्यक्ति जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता था। तो अभी मैं डीप में नहीं जाता, नहीं तो एक एक नाम हम लोग, मास्टर सूर्यसेन के साथ में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे उनके, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, खास करके महिलाएं थी, तो उनका नाम लिखिएगा। सरोजिनी नायडू आएंगी, सुचेता कृपलानी आएंगी, तो पूरा 47 तक का महिलाओं का जरूर करिए। एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। थोड़ा सोशल रिफॉर्मर में लिख लीजिएगा, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, है ना, अभी चल रहा है वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव, तो ये सब मुद्दे हैं। माता रमाबाई के नाम पे कुछ आज कुछ आ रहा था, सावित्रीबाई फुले के ऊपर आता है, ये सब है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे लिखिए, जो यहाँ मॉडर्न, यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में है, वो है शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास लिखिए। तीसरा लिखिए उद्योगों का विकास। तो मैं 1905 से फिर नेक्स्ट क्लास में सैटरडे आपको बता दूंगा, ठीक है। शिक्षा का विकास, दूसरा है उद्योगों का विकास, तीसरा समाचार पत्रों का विकास, समाचार पत्रों का विकास, और आखिरी लिख लीजिए कि
समाजवाद और साम्यवाद का विकास, समाजवाद और साम्यवाद का विकास विचारधारा के तौर पे, ठीक है। तो ये सप्ताह भर का आपका काम है, इस पे आप काम कीजिए। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की